हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो सिंपल प्रेजेंट टेंस के टॉपिक के ऊपर है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसका मतलब होता है सादा या फिर साधारण वर्तमान काल। लास्ट वीडियो में हमने टेंस के प्रकार और उनके कितने कितने प्रकार हैं इसके बारे में हमने डिटेल्सली चर्चा किए हैं और आज हम पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो गाइस, सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचान, वाक्य की पहचान के वाक्य के अंत में क्या आना चाहिए। तो वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ये सब वाक्य के अंत में आएगा। कैसे कि ये सब आना चाहिए कहाँ पर, कोई भी वाक्य के अंत में आना चाहिए, जिससे हम पहचानेंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और इंग्लिश के भी इसमें रिलेटेड वर्ड्स हैं। जैसे ही हिंदी में ता है, ती है, वैसे ही इंग्लिश में कुछ वर्ड्स हैं जिसके माध्यम से हम टेंस की पहचान कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे डेली, ऑलवेज, रेगुलरली, everyday, sometimes, often वगैरह। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस मतलब जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है वो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि इसमें जो पर्सन्स होते हैं, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में आएंगे आई और वी। सेकेंड पर्सन को हम यू लिख सकते हैं और उसमें सिर्फ यू ही आएगा। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे, नाउन। अब नाउन में देखिए दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है सिंगुलर नाउन, दूसरा होता है प्लूरल नाउन। उसके बाद आएंगे नेम। ठीक है, नाउन या फिर नेम। फर्स्ट पर्सन को हम बोल सकते हैं रिपोर्टर या फिर स्पीकर, मतलब बोलने वाला। सेकेंड पर्सन को हम बोल सकते हैं लिसनर, मतलब सुनने वाले। थर्ड पर्सन को हम बोल सकते हैं जिसके बारे में चर्चा हो रही है वे। जैसे कि मैं बोल रहा हूं तो मैं हुआ बोलने वाला, तुम सुन रहे हो तुम हुए सेकेंड पर्सन। थर्ड पर्सन में जैसे कि मैं किसी व्यक्ति के बारे में या फिर किसी का नाम लेकर या फिर किसी व्यक्ति के संबंधित पुरुष का नाम लेकर या फिर तो कोई संस्था, स्कूल, ये सब के नाम लेकर बोलूं तो वो क्या गिनाएगा, थर्ड पर्सन। ठीक है, इस टेंस के हेल्पिंग ऑफ के तौर पर हेल्पिंग वर्ड क्या होता है, डू या तो डस। इनका एक विशेष महत्व है कि ये जो डू और डज है इनका उपयोग सिर्फ 3 सेंटेंस में होता है। कि पहला नेगेटिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस और तीसरा इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, और
एक बचता है, वो क्या होता है, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस में डू डज का उपयोग नहीं होता है, नेगेटिव में होगा, इंट्रोगेटिव में होगा और इंट्रोनेगेटिव में होगा। वैसे ही कुछ रूल्स हैं कि कोई भी शब्द के अंत में डबल एस, सी एच, एस एच, ओ या फिर एक्स आए तब ई एस का उपयोग करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है पास, तो पास का हो जाएगा पासेस। पंच, पंच का हो जाएगा पंचेस। गो, गो का हो जाएगा गोस। फिक्स, फिक्स का हो जाएगा फिक्सेस। ठीक है, उसके बाद लास्ट बचता है पुश, पुश का हो जाएगा पुशेस। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे देखिए डबल एस है, तो यहाँ भी डबल एस, सी एच है, यहाँ पे सी एच, एस एच है, ये रहा एस एच, ओ और एक्स। तो जहाँ पे ये वर्ड्स दिखे तो हमें वहां पर ई एस का यूज करना है। सेंटेंस होगा अफर्मेटिव। ठीक है, अफर्मेटिव में ही एस और एस का यूज करेंगे। इनके अलावा जो 3 सेंटेंस है इनमें वर्ब के साथ एस और एस का यूज नहीं होगा। दूसरा रूल ये है कि कोई भी वर्ड के अंत में, ठीक है, जैसे कोई भी शब्द के अंत में वोवेल प्लस वाई हो तो हम एस का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर प्ले, तो प्ले का हो जाएगा प्लेस। बाय, बाय का हो जाएगा बायस। अब देखिए वोवेल का मतलब क्या होता है, स्वर, स्वर के साथ क्या होना चाहिए, वाई। अब देखिए जैसे कि ये वर्ड, ठीक है, शब्द है, शब्द के अंत में क्या आना चाहिए, वाई, जो कि यहाँ पे है। उसके पहले क्या आना चाहिए, वोवेल, स्वर। स्वर में क्या आता है, ए, ई, आई, ओ और यू। तो यहाँ पे ए है, तो ये हो गया वोवेल प्लस वाई, तो हमें सिर्फ एस का यूज करना है यहाँ पे। बाय, बी यू वाई, बाय। लास्ट में देखिए वाई है, तो वाई यहाँ पे है। उसके पहले क्या आना चाहिए, वोवेल मतलब स्वर, तो यहाँ पे भी है बाय, तो बाय का हो जाएगा बाइस। और लास्ट रूल है कि कोई भी शब्द के अंत में, कोई भी शब्द के अंत में कॉन्सोनेंट प्लस वाई, कॉन्सोनेंट प्लस वाई हो तो हम वाई को हटाकर उसमें आई ई एस का उपयोग करेंगे। जैसे सी आर वाई, क्राई, लास्ट में वाई है, आर क्या है, कॉन्सोनेंट है मतलब व्यंजन है, तो यहाँ पे हम वाई को हटाकर आई ई एस का यूज करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर देखिए फ्लाई, लास्ट में वाई है, एल क्या है, व्यंजन है, उसके हिसाब से हम वहाँ पे वाई हटाकर आई ई एस का यूज करेंगे। फ्लाई का हो जाएगा फ्लाइज। और ये सब तभी होगा जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन होगा तब। ये सब तभी होगा जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन होगा तब। इसमें क्या क्या आएंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन में ये सब आएंगे। देखिए क्या आएगा, ही, सी, इट और नाउन या तो नेम, वो भी कैसा होना चाहिए, सिंगुलर, मतलब एक वचन होना चाहिए। कोई भी एक नाम हो तब हम ये सब का उपयोग करेंगे, वो भी केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में। इन तीनों के अलावा, इन तीनों में डू डज का यूज होगा। अब ये सब देखते हैं उदाहरण के माध्यम से।
तो गाइस जो ये हेल्पिंग ऑफ ए टेंस का डू और डस, इनका उपयोग कौन से पर्सन के साथ होता है? तो देखिए डू का यूज होगा आई, वी, यू, दे और नाउन या फिर नहीं। ये दोनों कैसे होने चाहिए? प्लूरल, मतलब एक से ज्यादा नाम हो, जैसे राजू एंड रीना, या तो राघव एंड रमीसा, ये सब जैसे एक से ज्यादा नाम हो या फिर एक से ज्यादा नाम के प्लेसेस हो तो भी डू का यूज करेंगे। डस है उसका होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन, मतलब तृतीय पुरुष एक वचन में क्या कहेंगे? ही, सी, ईट और नाउन या फिर नहीं। ये कैसे होने चाहिए? सिंगुलर, मतलब एक नाम हो तो ही, एक से ज्यादा नाम हो तो डू का यूज होगा, एक नाम हो तो डस का यूज होगा। अब वैसे ही ये सब कहाँ यूज होगा? अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव। ठीक है, तो फर्स्ट पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसका मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। इसका फॉर्मेशन पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा वी फर्स्ट या वी फर्स्ट के साथ एस अथवा ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। तो सब्जेक्ट मतलब क्या होता है? कर्ता, वर्ब मतलब क्रिया, ऑब्जेक्ट मतलब कर्म, ईटीसी इसमें समय का मेंशन होता है। जैसे अब इसमें जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म के साथ एस अथवा ईएस का यूज हुआ है, इसका उपयोग कैसे करना है? तो देखिए जहां पर डू का यूज हुआ है अफर्मेटिव सेंटेंस में, वहां पे आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, और जहां पे डस का यूज होता है वहां पर उनके बदले आएगा वी फर्स्ट के साथ एस अथवा ईएस, और ये दोनों के दोनों सिर्फ आएंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में ही। इनके अलावा जो सेंटेंस बचते हैं जैसे नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस, उसमें हेल्पिंग ऑफ डू या फिर डस का यूज होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल। देखिए कि जैसे मैंने यहाँ लिखा एग्जाम्पल नंबर 1 के संध्या रानी रोज किताब पढ़ती। ठीक है, अभी एग्जाम्पल लिखा है तो सेंटेंस कैसे बनता है कि कर्ता, कर्म, क्रिया ये सब को लेके एक वाक्य की गठन होता है। तो इस वाक्य में हमें पहले ढूंढना पड़ेगा कि कर्ता क्या है, कर्म क्या है, क्रिया क्या है और ईटीसी क्या है। ठीक है, तो देखिए संध्या रानी एक नाम है, पर्सन हुआ, इसके हिसाब से क्या आएगा? सब्जेक्ट। रोज समय हो गया, मतलब यहाँ पे क्या आएगा? ईटीसी। किताब, किताब एक हो जाएगा, ऑब्जेक्ट मतलब कर्म। पढ़ना मतलब वर्ब, जिसे बोलते हैं क्रिया। लास्ट में है टी है, जो है इसका पहचान। वाक्य के अंत में ता है, टी है, ते है, ता हूं, ये सब आएगा। तो समझेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है
बराबर। अब हमने वाक्य में सब कुछ निर्धारित कर लिया है कि क्या सब्जेक्ट है, क्या ऑब्जेक्ट है, क्या वर्ब है और क्या ईटीसी है और क्या पहचान है। तो इसे हम इंग्लिश में बनाएंगे। देखिए पहले जो अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन है तो उसके हिसाब से पहले क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट, यहाँ पे क्या है संध्या रानी, तो लिखेंगे सब्जेक्ट के तौर पर संध्या रानी। ठीक है, उसके बाद क्या है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस। अब जब संध्या रानी एक लड़की का नाम है, सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ क्या आएगा वी फर्स्ट के साथ जो है एस और ईएस का यूज होगा। वर्ब क्या है पढ़ना, पढ़ने को बोलते हैं रीड, रीड के साथ यूज होगा एस। मैंने उसमें लिखा था 1, 2 और 3 में के डबल एस सी एच एस एच ओ या फिर एक्स ओ, तो वहां पे थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन होगा तो ईएस का यूज करेंगे। वोवेल प्लस वाई हो तो ओनली एस का यूज करेंगे। कॉन्सोनेंट प्लस वाई हो तो वाई को हटाकर आई ई एस का उपयोग करेंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, अगर ऐसा कुछ ना हो तो वहां पे हम सिर्फ एस का ही यूज करेंगे। लेकिन कब करेंगे जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन होगा तब। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन में संध्या रानी एक नाम है तो ये हो गया, समझेंगे। उसके बाद वर्ब के जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ एस का यूज कर देंगे। अब क्या बचा है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या है किताब, मतलब एक किताब है, इसके लिए यहाँ पे अ बुक। अब देखिए यहाँ पे रोज ईटीसी है तो रोज के लिए क्या यूज होगा डेली, बाद में फुल स्टॉप। सेकंड एग्जांपल, मुकेश हमेशा क्रिकेट खेलता है। तो देखिए इस सेंटेंस में हमें ढूंढना पड़ेगा पहले सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और ईटीसी। इसके आधार पर सेंटेंस बन जाएगा। तो ढूंढते हैं। मुकेश एक नाम है तो मतलब गिनाएगा सब्जेक्ट, हमेशा टाइम है मतलब आएगा ईटीसी, क्रिकेट ये कर्म है तो गिनाएगा ऑब्जेक्ट, खेलना वर्ब है मतलब क्रिया, लास्ट में ता है मतलब इसका पहचान। तो सब्जेक्ट स्टार्टिंग में है मुकेश, मुकेश एक नाम है, इसकी वजह से ये हो जाएगा थर्ड पर्सन, सिंगल है तो सिंगल हो जाएगा। इसके साथ जो वर्ब है तो उसमें एस और ईएस का यूज होगा। वर्ब है खेलना, खेलने को बोलते हैं प्ले। अब मैंने लिखा था कि रूल नंबर 2 में वोवेल प्लस वाई हो तब उसके साथ सिर्फ एस का यूज करना है, तो यहाँ पे एस का यूज करेंगे। मुकेश प्लेस, अब क्या है ऑब्जेक्ट क्रिकेट, लिखेंगे यहाँ पे क्रिकेट। लास्ट में क्या है हमेशा मतलब ऑलवेज। ये हो गया 2 एग्जांपल थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के। अब करते हैं प्लूरल नाउन का। ठीक है, तो प्लूरल नाउन में सनी और रवि कभी कभी अखबार पढ़ते हैं। ठीक है, तो सनी और रवि कभी कभी अखबार पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए सनी और रवि 2 नाम हो गए, मतलब ये गिनाएगा नाउन तो उसके हिसाब से हो जाएगा यहाँ पे सब्जेक्ट। नाउन है मतलब क्या आएगा थर्ड पर्सन है, लेकिन यहाँ पे एक से ज्यादा है मतलब नाउन का प्लूरल है। यहाँ पे ओनली वी फर्स्ट का ही उपयोग होगा। ठीक है, नाउन या फिर नेम एक से ज्यादा हो तो ओनली वी फर्स्ट, एक नाम हो तो वी फर्स्ट के साथ एस या फिर ईएस, जैसे कि हमने ये 1 और 2 में देखा। तीसरे में देखेंगे कि वी फर्स्ट खाली कब होता है। जैसे यहाँ पे 2 नाम हो गया, उसके बाद कभी कभी मतलब ये ईटीसी, अखबार कर्म है मतलब ऑब्जेक्ट,
पढ़ना, ये क्रिया हो जाएगा और लास्ट में ये ते ही इसका पहचान। ठीक है, तो सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ नाम है सनी एंड रवि। ठीक है, उसके बाद क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, पढ़ना, तो आएगा रीड। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट, तो आएगा अखबार। अखबार को बोलते हैं न्यूज़पेपर, लिखे यहाँ पे न्यूज़पेपर। उसके बाद है ETC, तो कभी कभी, तो कभी कभी का आएगा समटाइम्स। अब ये समटाइम्स को हम अगर पहले लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि समय का मेंशन पहले भी कर सकते हैं। अब चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस की ओर। तो नेगेटिव सेंटेंस मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। एग्जाम्पल के तौर पर, हम प्रतिदिन सब्जियां नहीं खरीदते हैं। ठीक है, देखिए लास्ट में क्या है, लास्ट में वाक्य का पहचान है, ते है, और साथ में क्या है, नहीं है। मतलब क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है, मतलब नकारात्मक वाक्य। अब ये नकारात्मक वाक्य का जो फॉर्मेशन है, तो वाक्य का फॉर्मेशन कैसा होगा, स्टार्टिंग में क्या आएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब के तौर पर डू या फिर डज का उपयोग करेंगे, प्लस नॉट, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ETC। ठीक है, तो ये सेंटेंस का फॉर्मेशन है। इसके आधार पर हम करेंगे फर्स्ट और सेकंड एग्जाम्पल का सॉल्यूशन। हम प्रतिदिन सब्जियां नहीं खरीदते हैं, हम नाउन है, इसके हिसाब से यहाँ पे होगा सब्जेक्ट। प्रतिदिन समय है, इसके लिए यहाँ पे आएगा ETC। सब्जियां, ये क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट। नहीं तब आएगा नॉट। खरीदना क्या है, क्रिया है, मतलब वर्ड का फर्स्ट फॉर्म, खरीदने को बोलते हैं बाय। ठीक है, अब देखिए सेंटेंस में हमको सब कुछ मिल गया है, सब्जेक्ट, ETC, ऑब्जेक्ट, नॉट, वर्ड, जो हमें जरूरत है। अब बाकी है डू या फिर डस। डिपेंड करता है डू या डस कौन से पर्सन के साथ यूज होते हैं। जैसे यहाँ में लिखा है कि डू का यूज कौन से पर्सन के साथ होगा, जैसे आई, वी, यू, दे, और एक से ज्यादा नाम हो तो वहां पे हम डू का यूज करेंगे। और जहां पे ही, सी, इट और एक से कम नाम हो या फिर एक नाम हो तो वहां पे हम डस का यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम मतलब क्या हुए, बहुत सारे लोग, या फिर एक से ज्यादा भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 10, कितने भी लोग हो सकते हैं। हम प्रतिदिन, समय है ETC, सब्जियां ऑब्जेक्ट, नहीं नॉट, खरीदते, खरीदना जो वर्ब है मतलब बाय, लास्ट में ते इसका पहचान। ठीक है, तो सब्जेक्ट के आधार पर यहाँ पे आएगा वी। वी के लिए क्या यूज करेंगे, डू। उसके बाद क्या है, नॉट, जैसे यहाँ पे नहीं तो नॉट हो गया। वर्ब क्या है, खरीदना, तो आएगा बाय। उसके बाद ऑब्जेक्ट है सब्जियां, तो आएगा वेजिटेबल्स। प्रतिदिन मतलब एवरीडे। तो देखिए अब आपको ये लग रहा होगा कि यहाँ पे बाय है, तो बाय में वाई है और यू उसके पहले कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे एस का यूज करना है कि नहीं करना है, ये डाउट हो सकता है। तो देखिए ऐसा है कि जहां पे हम डू या फिर डस का उपयोग करते हैं, इन शॉर्ट मैंने पहले ही कहा था इसके पहले कि वर्ब के साथ एस और ईएस का यूज ओनली अफर्मेटिव सेंटेंस में ही होगा। इसके अलावा नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरनेगेटिव, इन सब में वर्ब के साथ एस और ईएस का यूज नहीं होगा, चाहे वो कोई भी पर्सन क्यों ना हो। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। राकेश शतरंज नहीं खेलता है। देखिए यहाँ पे राकेश एक वचन हो गया, थर्ड पर्सन मतलब सिंगुलर नाउन, तो यहाँ होगा सब्जेक्ट। शतरंज ऑब्जेक्ट हो जाएगा, नहीं नॉट। उसके बाद खेलना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कहाँ है इसका पहचान। यहाँ पर क्या मिसिंग है, ETC।
ETC यहाँ पे नहीं है तो कोई बात नहीं, हमें वाक्य में जो जरूरी है वो तो हमें प्राप्त हो गया है, उसके आधार पर हम सेंटेंस बनाएंगे। राकेश से सब्जेक्ट तो लिखेंगे यहाँ पे राकेश। राकेश थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, उसके आधार पर हेल्पिंग ऑफ का यूज होगा डज, बराबर। उसके बाद नहीं के लिए यूज होगा नॉट। उसके बाद क्या है वर्क खेलना, तो क्या होगा प्ले। फिर लास्ट में क्या है ऑब्जेक्ट, तो शतरंज को बोलते हैं चेस। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस की ओर। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य या फिर प्रश्नार्थ वाक्य। हम जिससे किसी व्यक्ति को सवाल करते हैं तो उस प्रकार के वाक्य को हम इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं। इसका फॉर्मेशन देखिए, पहले आएंगे WH क्वेश्चंस, जैसे व्हेन, व्हाट, व्हाई, हाउ लॉन्ग, whom, with whom, ये सब WH फैमिली वाले क्वेश्चंस। उसके बाद हेल्पिंग ऑफ डू या फिर डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। और इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस, ये तो हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन। इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होगा कि फॉर्मेशन तो जो है सेम रहेगा, एग्जैक्ट जो है वो, लेकिन सब्जेक्ट के बाद और वी फर्स्ट से पहले क्या आएगा नॉट। सब्जेक्ट के बाद वी फर्स्ट के पहले, मतलब ये बीच में आएगा नॉट, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव हो या फिर इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस हो, दोनों में दो तरह के सेंटेंस होते हैं। जैसे कि वाक्य स्टार्ट होता है क्या से, वाक्य अगर स्टार्ट होगा क्या से तो हम इंग्लिश जो बनाएंगे उसका स्टार्ट करेंगे हेल्पिंग वर्ब से। अगर सेंटेंस की शुरुआत क्या से ना होकर किसी सब्जेक्ट से हो, और क्यों, कहां, कब, कैसे, ये सारे शब्द बीच में आए, सेंटेंस के बीच में कहीं भी आए, तो हम स्टार्ट करेंगे WH क्वेश्चन से, ठीक है। तो समझते हैं इसे अच्छे से, स्टार्ट करते हैं। क्या आप रोज कपड़े सिलते, क्या आप रोज कपड़े सिलते हैं या फिर सिलते हो, दोनों चलेगा। ठीक है, तो देखिए वाक्य स्टार्ट हुआ है क्या से, तो हम स्टार्ट करेंगे डू या फिर डज से, लेकिन डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट क्या हो। सब्जेक्ट यहाँ पे आप है, मतलब सेकेंड पर्सन, तो हम स्टार्ट करेंगे डू से। उसके पहले हम देखते हैं सेंटेंस में क्या क्या हमें मिलता है। आप, सब्जेक्ट, रोज, ETC, कपड़े, ऑब्जेक्ट सिलना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और ये ते है या फिर ते हो उसका पहचान, सब कुछ तो मिल गया। स्टार्ट करते हैं, क्या से हुआ है तो हेल्पिंग ऑफ स्टार्ट होगा। सब्जेक्ट है आप, तो लिखेंगे पहले हेल्पिंग ऑफ डू। क्यों? क्योंकि देखिए आपको बोलते हैं यू, यू के साथ यूज होगा डू, डू यू। उसके बाद क्या है वर्ब सिलना, स्टिच, STITCH, स्टिच। उसके बाद क्या है ऑब्जेक्ट में कपड़े, मतलब आएगा क्लोथ्स। फिर क्या है ETC में रोज, मतलब डेली। आखिरी में क्वेश्चन मार्क, डू यू स्टिच क्लोथ्स डेली। अब सेकंड क्वेश्चन, आप रोज कपड़े क्यों सिलते हो या फिर क्यों सिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट हुआ आपसे, मतलब सब्जेक्ट रोज, ETC कपड़े, ऑब्जेक्ट क्यों, WH क्वेश्चन, सिलना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और ते हो इसका पहचान। अब इसके आधार पर स्टार्ट होगा WH क्वेश्चन, ठीक है। क्या है क्यों, मतलब आएगा व्हाई। फिर आएगा हेल्पिंग ऑफ, डिपेंड करेगा सब्जेक्ट के ऊपर, यहाँ पे आप है तो यूज होगा डू। फिर आएगा सब्जेक्ट यू। फिर क्या है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सिलना मतलब स्टिच, STICH।
TCH। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट मतलब कपड़े, क्लोथ्स। उसके बाद क्या है, ETC में रोज तो आएगा डेली, आखिरी में क्वेश्चन मार्क। व्हाई डू यू स्टिच क्लोथ्स डेली। तीसरा क्वेश्चन, आप रोज कपड़े क्यों नहीं सिलते हो। तो देखिए ये दोनों में कॉमन क्या है कि यहाँ पे आप रोज कपड़े क्यों सिलते हो और यहाँ पे आप रोज कपड़े क्यों नहीं सिलते हो। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे नॉट आया है, मतलब ये इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक तो है लेकिन कैसा, नेगेटिव वाला। तो फिर देखते हैं वो आप है, क्या होगा, सब्जेक्ट रोज, ETC कपड़े, ऑब्जेक्ट क्यों, WH क्वेश्चन नहीं, नॉट, सिलना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, थे उसका पहचान। उसके आधार पर मैंने बताया था कि अगर क्या से स्टार्ट हो तो स्टार्ट हो हेल्पिंग वर्ब से, और किसी सब्जेक्ट से हो या फिर सेंटेंस के शुरुआत किससे भी हुआ हो, लेकिन WH जैसे क्यों, कहाँ, कब, कैसे, ये शब्द बीच में कहीं भी आए तो स्टार्ट होगा WH क्वेश्चन से। क्या है यहाँ पे स्टार्टिंग, वाई, लेकिन यहाँ पे वाई। उसके बाद क्या है, डू यू। अब देखिए इंट्रोनेगेटिव हो तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का यूज करेंगे। यहाँ पे नहीं वाला वाक्य है तो व्हाई डू यू, सब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज होगा नॉट। उसके बाद आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सिलना, तो आएगा स्टिच। ठीक है, स्टिच। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, कपड़े, तो आएगा क्लोथ्स। लास्ट में ETC है रोज, मतलब आएगा डेली। फिर आखिरी में क्वेश्चन मार्क। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर फिर भी समझ में ना आया हो तो आप अपनी इच्छा से कमेंट कर सकते हैं।